नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की प्रथम कक्षा शुरू कर रहे हैं और आपके हिंदी साहित्य की कक्षाएं अनवरत चलती रहेगी। लेकिन आज हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ण विचार से शुरू कर रहे हैं। और इस वर्ण विचार के टॉपिक में हम सर्वप्रथम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: ध्वनि, वर्ण और अक्षर। क्योंकि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन जो वर्ण होता है इसको समझने के लिए हमें पहले 2 बिंदुओं को समझना जरूरी है। ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण, इनका हिंदी व्याकरण में कहाँ कहाँ स्थान होता है, या फिर हम कहें कि वर्णों की जो सीमा होती है वो कहाँ तक होती है, या वर्णों की एक सीमा में बांधे तो फिर ध्वनि कहाँ तक होती है और अक्षर कहाँ तक होते हैं, इनमें मूलभूत अंतर क्या होता है, इसी अंतर पर हम चर्चा करें। अगर हम ध्वनि, वर्ण और अक्षर पर अंतर कर लेंगे तो वर्ण अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं ध्वनि पर चर्चा करता हूँ। ध्वनि किसे कहते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये मात्र एक ध्वनि है। मैंने बोला वर्ण विचार और आपने सुना वर्ण विचार। जहाँ तक आपने सुना ये सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि है, क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फोन, और ध्वनि विज्ञान में, हिंदी के ध्वनि विज्ञान में इसको कहा जाता है, आपके फोनेटिक्स ध्वनियाँ कहा जाता है, या उसको स्वन कहा जाता है, स्वन नाम से इसको जाना जाता है। फिर वर्ण की बात करें तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। साधारण रूप से समझे, पहले हम तीनों को अलग अलग तरह से समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, पहला बिंदु कहते हैं कि ध्वनि क्या होती है, भाषा का मौखिक व उच्चरित रूप। भाषा का मौखिक व उच्चरित रूप ही ध्वनि होता है। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। यानी वर्ण किसे कहेंगे, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया वर्ण विचार, ये बोला है तब तक तो ये ध्वनि है। जैसे मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे वर्ण विचार, तो ये लिखा हुआ रूप क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे आपको कहीं पंखे की आवाज सुनाई देती है, गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, तो ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये मात्र एक ध्वनि है। लेकिन इन्हीं को अगर लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, फिर वर्ण कहलाते हैं। फिर आते हैं आपके अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं इनका उच्चरित रूप एक झटके से होता है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा, भाषा का मौखिक व उच्चरित रूप। दूसरा, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अक्षर उच्चरित रूप एक झटके से होता है। ये एक सिर्फ समझने की दृष्टि से हमने बताया। अब हम इनकी परिभाषाओं पर चर्चा करें कि ध्वनि किसे कहते हैं। अगर हम एक परिभाषा के रूप में ध्वनि को पढ़ें या ध्वनि को समझें, तो परिभाषा क्या होती है ध्वनि की, सीधी होती है एक व्याकरणिक भाषा में कि वागेंद्रियों द्वारा उत्पन्न कंपन या नाद, जिसे श्रवणेंद्रियां अनुभव करती है। ठीक, वागेंद्रियों, वागेंद्रिय का मतलब वाक प्लस इंद्रियों, वाणी की इंद्रियों द्वारा उत्पन्न कंपन या नाद, किसी भी तरह की आवाज, कंपन हो चाहे वो नाद हो अर्थात आवाज हो। ध्यान रखिए, नाद, नाद शब्द का अर्थ क्या होता है, नाद, नाद शब्द का अर्थ होता है आवाज। कई बार हम शुद्धि अशुद्धि में गलती कर देते हैं। जैसे कई एक नाम आता है, यहाँ मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। आपको 2 शब्द दे दिया जाए कि आपको पूछ लिया जाए मेघनाथ और मेघनाद, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है।
मेघनाद को शुद्ध मानेंगे या मेघनाद को मानेंगे? तो फिर ज्यादातर हमारा प्रचलित रूप ये रहता है मेघनाद। वास्तव में मेघनाथ नाम सही नहीं होता, मेघनाथ नाम गलत होता है, सही नाम होता है मेघनाद। क्योंकि मेघ का अर्थ होता है बादल, नाद यानी आवाज करने वाला, गर्जन करने वाला। बादल की तरह गर्जन करने वाला मेघनाद कहलाता था, जो रावण का पुत्र था। तो वहां हमें ध्यान रखना, नाद जो मूल शब्द है इसका अर्थ कंपन हो सकता है या किसी भी तरह की आवाज हो सकती है, गर्जना हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है। तो वागिंद्रियों द्वारा, वाणी की इंद्रियों द्वारा उत्पन्न कंपन या नाद या किसी भी तरह की आवाज जिसको श्रवणेंद्रियां, श्रवणेंद्रियां का मतलब हमारे कान अनुभव करती है, उनको क्या कहते हैं? हम ध्वनि कहते हैं। ये एक परिभाषा के रूप में समझने वाली बात यह है कि भाषा का मौखिक और उच्चरित रूप सिर्फ और सिर्फ भाषा का उच्चरित और मौखिक रूप अर्थात लिखित रूप ध्वनि नहीं होती है। वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि का जो उच्चरित रूप आया है, ध्वनि का जो मौखिक रूप ध्वनि का आया है, उसका लिखित रूप जिसको हमने लिख दिया है वो क्या कहलाएगा? वो वर्ण। ये समझने वाली बात रहेगी। लेकिन परिभाषा यहाँ क्या होगी ध्वनि की? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो कहलाती है आपके वर्ण। लेकिन यहाँ एक परिभाषा मात्र है। इसके बाद में जब हम अक्षर की परिभाषा देखते हैं तो अक्षर की जो परिभाषा होती है वो होती है जिनमें और अधिक कमी, शरण, नहीं कर सकते, अक्षर होते हैं या अक्षर कहलाते हैं। अब देखो इन दोनों की परिभाषाओं को देखो। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, या जिनमें और अधिक कमी क्षरण नहीं कर सकते, वो अक्षर होते हैं। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। वैसे अंतर बहुत बड़ा होता है लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत, क्योंकि इनकी जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो फिर इनमें अंतर नजर नहीं आता ज्यादा। तो ध्यान से देखें, ध्वनि, ध्वनि के बारे में सीधी स्पष्ट है कि इसका कोई लिखित रूप होता ही नहीं है। तो इन दोनों का लिखित रूप होता है, इसका लिखित रूप नहीं होता, तो अंतर फिर इन दोनों में करना है, डिफाइन इन दोनों को करना है। यानी वर्ण किसको कहेंगे? जैसे मैंने एक नाम लिख दिया, कमल। ध्यान से सुनना, नाम है कमल। इस कमल में 3 वर्ण हैं, क, म और ल। वर्ण कितने हुए? 3। और इसमें जब हम अलग अलग करते हैं, क को हमने ऐ से अलग किया, म को हमने ए अलग किया म का, और ल का हमने ए अलग किया। तो ये जो अलग रूप आया है, अब इसका और अधिक विभाजन हम नहीं कर सकते, इसका और अधिक विभाजन हम नहीं कर सकते। कमल जो नाम है इसका हमने क, म और ल 3 वर्णों में विभाजित कर दिया। अब इसके बाद में इसको 6 ध्वनियों में विभाजित कर दिया। देखो कमल में 3 वर्ण है और 6 ध्वनियां हैं, क्योंकि ध्वनि में सारी चीजें देखी जाएगी, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो जिनमें और अधिक कमी नहीं कर सकते, तो क, म, ल, इनमें से अगर हमने म को अलग कर दिया, ल को अलग पढ़ा, क को अलग पढ़ा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी विभाजन तो हम कर सकते हैं लेकिन आखिरी सीमा तक आ जाते हैं, फिर और अधिक विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन अक्षर किसे कहेंगे? यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। सेम यही उदाहरण ले लेते हैं। तो फिर कमल में 3 वर्ण है, 6 ध्वनियां हैं, तो अक्षर कितने हैं? तो कमल खुद ही अक्षर है, तो फिर कमल अगर यदि अक्षर है तो फिर शब्द क्या होते हैं? तो ध्यान रखें, एक अक्षर की विशेषता होती है कि इनका उच्चरित रूप एक झटके से होता है, अर्थात
कमल शब्द का ऐसा रूप जिसका उच्चारण हम एक झटके से करें। ध्यान रखें, अक्षर की एक विशेषता होती है, अक्षर का जो भी शब्द होता है उसका अंतिम स्वर मान्य नहीं होता है, उसी को हम अक्षर मानते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा कमल, अब इसमें ल में अंतिम में ए है, जैसे क में ए है, म में ए है, उसी तरह ल में भी ए है। लेकिन यदि मैं इसको हलंत कर दूं तो फिर ये अक्षर कहलाएंगे, क्योंकि हलंत जो रूप होता है, अगर ल में हलंत कर दिया तो हम फिर कमल का उच्चारण कमल नहीं करेंगे, कमल ल को जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें से हम अंतिम ए को मान्य नहीं करेंगे या अंतिम स्वर को मान्य नहीं करेंगे। तो ये जो उदाहरण होता है ये किसको कहते हैं? अक्षर। जैसे एक नाम हमने लिखा बलात, इसका और अधिक विभाजन किया जा सकता है ब, ला और त, तो ये वर्ण हो गया। मैंने सिर्फ बोला है बलात, ये ध्वनि है, इसका लिखित रूप ये बलात, तो ये तीन वर्ण एक साथ लिखे, इसका विभाजन किया जा सकता है, तो फिर ये वर्ण है। तो वर्ण कब है ये? जब मैं ब को अलग लिखूं, ला को अलग लिखूं, त को अलग लिखूं, तो ये वर्ण है। तो अक्षर कब है? इसका अंतिम स्वर हलंत है, तो बलात नहीं बोलेंगे, बलात। तय को जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जब हम कार शब्द जोड़ेंगे तो जो ये नया नाम बनता है बलात्कार। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? इस अक्षर से एक शब्द का निर्माण हुआ है। तो अक्षर की जो खासियत क्या होती है और वर्ण की खासियत क्या होती है, इनमें जो सूक्ष्म अंतर हमने पढ़ा कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि तीन वर्णों का, तीन वर्णों का या चार वर्णों का एक शब्द है, इनको अलग अलग करते हैं तो ये वर्णों में विभाजित होता है। हमने लिखा पाठशाला, पा ठ सा ला, ये अलग अलग वर्ण है। लेकिन जैसे ही मैंने कर दिया पाठ, ये अक्षर है, लेकिन कब होगा? जब मैं इसको यहाँ हलंत करूं, क्योंकि अक्षर की खासियत होती है इसका उच्चरित रूप, उसका उच्चारण जो होता है वो एक झटके से होता है। तो उसका एक झटका कब लगेगा? जब उसका अंतिम रूप, क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अंतिम हलंत से ही इसकी पहचान होती है। जैसे मैंने नाम लिख दिया हठात, या मैंने नाम लिख दिया अकस्मात, तो ये जो अकस्मात मैंने नाम लिखा है, अकस्मात ये नाम लिखते हैं, तय क्या हो गया? हलंत हो गया। तो हलंत वाले जो वर्ण होते हैं, हलंत वाले जो अक्षर होते हैं, उनको हम किस हलंत वाले जो शब्द जिसको हम मानते हैं वो वास्तव में शब्द नहीं होते, वो क्या होते हैं? अक्षर। क्योंकि अब इनमें हम अगर कमी करें, अगर पाठ शब्द में और भी कमी करें, सिर्फ पा और ठ में और कमी करें, अलग अलग करें, तो फिर ये अक्षर नहीं रहते, ये किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? वर्ण। तो इनकी परिभाषा को समझे। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकते वो वर्ण होता है। जिनमें और अधिक कमी क्षरण कर सकते हैं, स्वरण नहीं कर सकते, वो अक्षर होते हैं। क्योंकि अक्षर में कम से कम एक अक्षर में ऐसा माना जाता है 2 या 3 स्वर होते हैं और अंतिम स्वर मान्य नहीं होता है। अब इनके हम उदाहरण से देख सकते हैं। देखो, पहले हमने जो 2 बिंदु डाले, भाषा का मुख्य रूप, ये समझने की दृष्टि से है, इसको आप ये मान सकते हैं, इन चीजों से हम समझें। भाषा का मौखिक व उचित रूप ध्वनि, इसको भी हम समझने के लिए लिखा है, कोई ऐसी परिभाषा नहीं होती। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, इसको भी समझने की दृष्टि से लिखा। अगर आपको सीधा आप समझे, दिमाग में रखें ये बात कि अक्सर हम किसको कहेंगे, तो फिर परिभाषा से प्रदर्शित करें या प्रैक्टिकली इसको समझाएं किसी को, तो हम ये कह सकते हैं उच्चरित रूप। इनका जो उच्चरित रूप होता है, अंतिम स्वर जब हलंत करेंगे तो उसका उच्चरित उच्चारण कैसा होगा? एक झटके से होगा। इसी तरह से परिभाषा की अगर बात करें, ये समझने की दृष्टि से बिंदु लिखा था, ये हमने परिभाषा की दृष्टि से लिखा। इसकी ध्वनि की परिभाषा वागेंद्रियों द्वारा उत्पन्न कंपन या नाद जिसे श्रवणेंद्रिय अनुभव करती है। नाद का अर्थ आवाज, जैसे मैंने वेगनाथ का उदाहरण बताया था। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन या विभाजित नहीं किया जा सकता वो वर्ण कहलाएंगे। अक्षर किन्हें कहेंगे? जिनमें और अधिक कमी क्षरण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनमें हम और अधिक कमी क्षरण करेंगे तो पूरा जो अक्षर का अर्थ है वो अर्थ नहीं रहेगा, इसमें अर्थ से तात्पर्य नहीं रहेगा। अर्थ का मतलब ये नहीं, क्योंकि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पर चर्चा करेंगे तो इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इनके आखिरी बात पे चर्चा कर लेते हैं, हम उदाहरण की। अगर उदाहरण की बात करें, अक्षर का कोई उदाहरण, सॉरी ध्वनि का, तो ध्वनि का कोई उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि का क्या होगा? मौखिक रूप होता है, उच्चरित रूप होता है। इसी तरह से हम अगर वर्ण का उदाहरण लें तो वर्ण का उदाहरण होगा, जैसे मैंने नाम लिख दिया, अभी हमने जैसे तक कलम नाम लिख दिया, तो क, ल और मैं अलग अलग लिख दिया, ये वास्तव में अलग अलग क्या है? वर्ण है। क वर्ण, ल वर्ण और मैं वर्ण। अब अगर अक्षर का उदाहरण करें या लिखें तो एक शब्द लिख सकते हैं हठात,
ये तय जो अंतिम हलंत है, ये वास्तव में हलंत जो होता है अंतिम, उसका अंतिम जो हलंत होने का मतलब इनका उच्चरित रूप एक झटके से होता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किन वर्णों का, किन ध्वनियों का उच्चारण एक झटके से होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अक्षरों का। अक्षरों का उच्चारण सदैव किससे होता है? एक झटके से होता है। अब अगले बिंदु पे आते हैं। अगला बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि भाषा की इकाई को लेकर रहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और अपने हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शुरुआत जो होती है क्वेश्चनों की श्रृंखला की, वो इन्हीं बिंदुओं से होती है। एक बार आप इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं विस्तार से भाषा की इकाई को लेकर। तो अपनी जो हिंदी व्याकरण चल रही है ये बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत रूप से चलेगी। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें आपके क्वेश्चन छूटने की आशंका नहीं रहेगी। चाहे पटवार हो, चाहे एसआई हो, चाहे आपकी रीट एग्जाम हो, जहां पर भी शुद्ध अशुद्धि के शब्द रहेंगे हम बीच में उस पर डिस्कस करते रहेंगे। ये नहीं कि हम रटी रटाई पद्धति पे एक फिक्स परिभाषाओं से चलेंगे, इस तरह से नहीं चलेंगे, हम बड़े डिटेल से चलेंगे। अब देखिए, अगर आपको अगले नए बिंदु पे चले हम कि भाषा की इकाई को लेकर, पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चरित इकाई। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। एक ये शब्द, एक ये शब्द। इसके बाद में दूसरा आएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तीसरा बिंदु रहेगा आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई, जहां आपको न तो मौखिक दिया रहता हो, ना उच्चरित दिया रहता हो, ना ही लिखित, सीधा पूछ लिया गया हो भाषा की सबसे छोटी इकाई। और चौथा बिंदु बनता है आपका भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो पिछले हमने अध्ययन किया 3 बिंदुओं पे, उन्हीं से हमें उत्तर मिलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चरित इकाई। सबसे पहले मैं 2 को मैंने रेखांकित किया कि उच्चरित और इकाई। इन 2 शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों किया? क्योंकि शुद्ध या शुद्धि में विशेष रूप से ध्यान रखें, एक शब्द आता है, कई जगह हम उच्चरित लिखते हैं या फिर हम इसको कई जगह उच्चारित। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ हम व्याकरण का अध्ययन ये नहीं कि रटी रटाई पद्धति पे कर रहे हैं, हम एक हर एक छोटे छोटे बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उच्चरित और उच्चारित, इनमें से आपको शुद्ध रूप पूछे। भले ही हमने पढ़ित, इतनी देर से मैं लिख रहा हूँ उच्चरित उच्चरित, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं ना कहीं ये विचार आया कि सही तो उच्चरित ही है, लेकिन इसका प्रमाण होना जरूरी है। आप किस आधार पर ये मानते हैं कि उच्चरित सही है और उच्चारित गलत है? ध्यान से देखें। इसमें जब हम संधि आगे पढ़ेंगे, चर्चा होगी, जो संधि पढ़ चुके हैं या जो संधि की जानकारी रखते हैं उनको पता है उच्चरित शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्पलस चरित होगा, और उच्चारित शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्पलस चारित होगा। संधि में 2 सार्थक शब्दों का मेल होता है, 2 सार्थक शब्दों का मेल होता है। हालांकि मेल तो वर्णों का होता है, लेकिन दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए। तो उत्पलस चरित, अब यहाँ उपसर्ग लगा गया है, तो चरित नाम सही होता है या चारित सही होता है, यही एक बिंदु है। अगर चारित सही होता है तो फिर उच्चारित होगा, यदि चरित सही होता है तो उच्चरित होगा। अब चरित और चारित की बात कर ले, हम एक नाम पढ़ने में आता है हमारे कि हम रामचरित माने या फिर रामचारित माने। इसमें से हम किसी भी बिंदु को एक देख सकते हैं। अगर रामचारित सही होता है तो फिर उच्चारित सही होगा, अर्थात चारित नाम सही होगा। यदि रामचरित होता है तो फिर चरित ही नाम सही होगा। अब आप समझ गए होंगे, उच्चारित नाम नहीं सही होता है, सही नाम आपका क्या होता है? उच्चरित ही होता है। क्योंकि परीक्षाओं में मूल रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटी रटाई पद्धति से कभी भी क्वेश्चन नहीं आते। अब देखिए, हम जैसे संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बिंदु एग्जाम में ऐसे आते हैं जिन पे हम कल्पना नहीं कर सकते। एक आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ। आपको
एक बार पूछा गया एक एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में था, आपको सही बताना था वहां पे। पूछा गया था सही है, निम्नलिखित में से सेम नाम था, कोई भी संधि और समास के नियमों का पालन नहीं किया गया था। सीधा नाम 4 तरह से पूछा गया था, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक ही नाम था रामचरितमानस। राम यहाँ पे शिरोरेखा को छोड़ दिया गया, चरित शिरोरेखा को छोड़ दिया गया और मानस तीनों को अलग अलग लिखा गया। दूसरे विकल्प में राम और चरित को एक शिरोरेखा के नीचे लिखा गया और मानस को अलग छोड़ दिया गया। तीसरे विकल्प में राम को अलग छोड़ दिया गया, चरित और मानस को साथ लिख दिया गया, और चौथे विकल्प में तीनों को साथ लिख दिया गया। तो अब आप इनमें से सही किसे मानेंगे? यही क्वेश्चन था, और वहां पे न तो संधि काम आई थी, न समास काम आया था, वहां पे अपनी IQ काम आई थी। और वास्तव में हम कई जगह हम देखते हैं तो रामचरितमानस को अलग अलग नहीं लिखते हैं, एक ही रूप में लिखते हैं, रामचरितमानस एक साथ पढ़ा जाता है इसको, इसलिए ये ऑप्शन सही बात है। तो आप चरित शब्द की व्याख्या यहाँ से लेकर और यहाँ तक समझ सकते हैं कि उच्चरित ही नाम सही होगा। इसके बाद में दूसरा बिंदु था हमारा इकाई का। इकाई पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इकाई जो नाम है, इसको 2017 की 20 के एग्जाम में इकाई को शुद्ध रूप में पूछा गया था। इसको अब मैंने जैसे बताया ना, आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा किस तरह से एग्जामों में क्वेश्चन में, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, कई बार गलत भी करवाया जाता है। तो इकाई जो नाम होता है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन इकाई, दूसरा ऑप्शन इकाई, तीसरा ऑप्शन इकाई और चौथा ऑप्शन इकाई। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, बिल्कुल एज इट क्वेश्चन बता रहा हूं जैसे आया था। इकाई में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये लगता है ये सही है, या फिर ये लगता है, कई बार ये भी लगता है कि पहले ई पे मात्रा आती है, लेकिन आप इसको भी समझें क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, इक और आई। अब आप जैसे मैंने नाम लिख दिया रचित, मैंने नाम लिख दिया पठित, या फिर मैं दूसरे नाम में लिखूं सामाजिक, और एक नाम लिख दिया मैंने पढ़ाई, और एक मैंने नाम लिख दिया सुनाई। आपने देखा समाज शब्द में इक प्रत्यय लगने से सामाजिक बना है, लेकिन क्या कभी इस बात पे सोचा कि समाज शब्द में जो इक प्रत्यय लगा है उसमें इक छोटा होता है? अगर यहाँ ई बड़ा होता तो फिर सामाजिक शब्द में जी भी बड़ा होता। सामाजिक में ई बड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि सामाजिक में इक प्रत्यय ई छोटा लगता है। तो वास्तव में इक और ई की तुलना करें तो सही कौन सा होता है? ये इक, ये इक गलत होता है। इसके बाद में आते हैं हम पढ़ाई। क्या हमने कभी पढ़ाई नाम या सुनाई नाम या लिखाई नाम या कहाई नाम को इस तरह से लिखा हुआ? पढ़ाई नाम इसी तरह से होता है, या फिर इस तरह से कहीं पढ़ाई नाम लिखा हुआ रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाई नाम को हमेशा आई प्रत्यय होता है, वो एक की मात्रा बड़ी होती है। पढ़ाई ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, हंसाई ले सकते हैं, कठिनाई ले सकते हैं, तो पंडिताई ले सकते हैं। तो आई जो प्रत्यय लगता है उसमें ई की मात्रा बड़ी। अब इक में ई की मात्रा छोटी, ये लीजिए, और आई में ई की मात्रा बड़ी। अब ये शब्द को मिलाइए, देखें दोनों मिलकर क्या बनेंगे? इकाई। शुद्ध रूप कौन सा सही है? इकाई। ध्यान दें, शुद्ध शुद्धि के बिंदु से बाहर आकर अपने विषय पर, टॉपिक पे आ रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक और उच्चरित इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द। तो अब आपका उत्तर, ये पिछले बिंदु को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आपका उत्तर यही होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक और जिनका सिर्फ और मुख से और सिर्फ उच्चारण किया जा सकता है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब यह मौखिक और उच्चरित नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? लिखित। समझ गए होंगे आप, इसका उत्तर क्या होगा? अब तीसरा बिंदु, जहां न तो आपको मौखिक पूछा गया है और ना ही आपको उच्चरित पूछा गया है, न ही आपको लिखित पूछा गया है, और सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, उसी पे आप उत्तर दें। आपके सामने ध्वनि भी ऑप्शन है, वर्ण भी है, अक्षर भी है, शब्द भी है। तो
ध्यान दें, ध्वनि से शुरुआत होगी लेकिन ध्वनि का लिखित रूप नहीं होता, तो इकाई कैसे बनेगी? अगर ध्वनि का लिखित रूप नहीं तो फिर इकाई कैसे? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी किसी को बोलेंगे हम, वो वर्ण को बोलेंगे। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट मान के चलें इसको। इसके बाद में चले भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वैसे हम अक्षर को मान सकते हैं, लेकिन अक्षर की जो सार्थकता होती है वो सीमित होती है, या बहुत कम ऐसी स्थितियां बनती है कि जहां अक्षर अपना सार्थक रूप दे सकता हो। तो भाषा की जो सब, जैसे मैंने बलात् नाम लिखा, लेकिन उसके बाद में कार्य प्रत्यय लगने से उसका जो अर्थ निकलता है, नहीं तो भाषा की सबसे छोटी उसकी सार्थक इकाई नहीं होती। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगी, ध्यान रखें, शब्द। इसको घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो भी शब्द ही होगा, क्योंकि ये भी बड़ी आ जाएगी, छोटी भी यही है। तो सार्थक इकाई है भाषा की सबसे छोटी, जो अर्थ दे रही है, और अर्थ की दृष्टि से उल्टा क्वेश्चन पूछे तो भी उत्तर क्या आएगा आपका? इकाई। तो ये 4 क्वेश्चन आप नोट कर लें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक और उच्चरित इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं आपके वर्णों की संख्या को लेकर। बहुत ही अहम बिंदु है, और इसी से आपके जहां से एक क्वेश्चन, फिर आपकी इसी से 2 या 3 क्वेश्चन वर्णों की संख्या को लेकर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, एक बार मिटाता हूं इसको। अगला बिंदु अपना रहेगा वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या ये लिखते हैं आपके दिमाग में 44, 47, 52, 56, बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, जिस तरह से भाषा की इकाई को लेकर कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए, उसी तरह से वर्णों की संख्या को लेकर भी 2-3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। वर्णों की संख्या 2 तरह से पूछे सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, और तीसरा क्वेश्चन होता है मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले सीधा पूछ लिया वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब इसके सामने उत्तर आपका आता है 44 और 52। तो अगर आपको पूछ लिया गया वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आज तक के एग्जामों में सही उत्तर हुआ है 52, 52। फिर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अब की बार जो एनसीईआरटी किताब है वहां वर्णों की संख्या 56 तक बताई गई है। तो ध्यान रखें, एनसीईआरटी किताब में वर्णों की संख्या 56 मानी गई है। तो लेकिन आज तक कभी भी 56 उत्तर सही नहीं हुआ है। जितनी बार ऑप्शन में 56 आया भी है तो भी आरपीएससी ने वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी मानी है, अनेक एग्जामों में 52 मानी है। इसके बाद में मानक वर्णों की संख्या, जिसको हम मानते आए हैं, तो मानक वर्णों की संख्या होती है आपके 44। मानक वर्णों की संख्या 44, 44 होती है। और वर्णों की संख्या होती है, अगर ऑप्शन में 52 होता है तो पहला उत्तर 52 होगा, ऑप्शन में 52 नहीं होता है तो फिर दूसरा उत्तर आपका क्या होगा, 44 होगा। जहां मानक और अधिकतम की चर्चा न की गई हो, सिर्फ वर्णों की संख्या, ऑप्शन में 52 है तो फिर 52 ही होगा। और अगर 52 नहीं है फिर 44 दे दिया, अर्थात मानक वर्णों की संख्या वो पूछ रहे हैं, तो फिर अपनी संख्या कितनी होगी, 44। अब एक बार ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादातर 44 और 52 पर ही घूमता था, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन में जो अलग ही ऑप्शन निकल गया था वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। उन्होंने पूछा था कि संयुक्त अक्षरों को मिलाकर मानक वर्णों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन जो है, संयुक्त अक्षरों को मिलाकर मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन वैसे बड़ा विवादित क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, फिर भी इस क्वेश्चन में एक उत्तर सही माना गया था। संयुक्त अक्षर हमारे 3 माने जाते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ।
44 की हम बात कर सकते हैं। 44 में 3 जोड़ दे तो 47 होता है। 45, 46 और 47, ये 47 उत्तर एक ही कंडीशन में आता है अगर अगले ने पूछ लिया संयुक्त अक्षरों को मिलाकर। लेकिन संयुक्त अक्षर 3 ही नहीं, श्रेय भी होता है, विद्यालय वाला ध्यय भी होता है, तो ये एक विवादित विषय भी है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय उसका उत्तर 47 सही हुआ था, तो इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें, अगर संयुक्त अक्षरों को मिलाकर, वहां अगर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि वर्णों की, मानक वर्णों की संख्या पहले से 44 थी, संयुक्त अक्षरों को मिलाकर इतना मानक वर्णों की संख्या 44 थी। क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया? संयुक्त अक्षरों को मिलाकर। संयुक्त अक्षर 17 के 3 मिला देंगे तो वास्तव में 47 होते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर सीमित नहीं होते कि 3 होते हैं, श्रेय भी होता है। तो ये मान सकते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा विवादित विषय था, लेकिन आरपीएससी ने उसको क्या कर दिया था, आरपीएससी का एग्जाम नहीं था, वो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम था, वहां उन्होंने 47 को सही मान लिया था। तो मैं इस बिंदु को भी आपको साथ में जोड़ रहा हूँ कि संयुक्त अक्षरों को मिलाकर मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 47, और वर्णों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 52। इसी 52 पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि 52 कौन कौन सी होती है, 44 कौन कौन सी होती है और 47 कौन कौन सी होती है। तो देखें, एक बार लिख सकते हैं, फिर मैं यहाँ से मिटाता हूँ। बड़े डिटेल से इसको ले रहे हूँ क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से वर्णों की शुरुआत होती है। हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण होता है अ। ध्यान से सुनना, आ, ई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्वरों की संख्या अच्छे से जानते हैं आप, 11 होती है। एक बच गया स्वर री। री कहां पे आएगा? यहां या यहां। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार। री हिंदी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है? ऑप्शन में मैं दे दूं, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे। यदि तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 1 2 तीसरे पे ये, 5वें पे आ रहा है 1 2 3 4, 5वें पे ये, 7वें पे आ रहा है 6 5 4 5 6 और 7वें पे 9 पे आ रहा है, तो यहाँ आएगा। वास्तव में री हिंदी वर्णमाला का कौन सा वर्ण है? 7वां वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो री का स्थान रहेगा आपके 7वें वर्ण। री हिंदी वर्णमाला का 7वां वर्ण है और इसको लिखित स्वर और उच्चरित व्यंजन माना जाता है। लिखित स्वर, लिखा तो कहाँ जाता है? स्वरों में, और उच्चारण कैसा किया जाता है? इसको व्यंजनों की तरह किया जाता है। तो लिखित स्वर और उच्चरित व्यंजन होता है। और सबसे पहले इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। इसके बाद में कैसे शुरुआत करते हैं? अंतिम ग, जिसे हम क ख ग घ, जैसे शुरुआत करते हैं पंचमाक्षर ये, पैसे शुरुआत करते हैं पंचमाक्षर न, पैसे शुरुआत करते हैं पंचमाक्षर न, पैसे शुरुआत करते हैं पंचमाक्षर न, फिर ये से शुरुआत करेंगे चौथा अक्षर व, से अंतिम अक्षर है। ध्यान से देखिए, 5, ये इसके 5 5 5 5, ये हो गए 25, ये रह गए 4 से है 4, 25 4 29 4 33, और स्वर कितने हो गए? 11। तो ये 11 और 33 मिला के कितने हो गए? मानक वर्णों की संख्या हो गई 44। अब हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे वर्णों की अधिकतम संख्या को लेकर। ये मानक वर्णों की संख्या है। अगले अध्याय अपना बनेगा वर्णों की अधिकतम संख्या। धन्यवाद।